अगर किसी को कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, या वो चैट बॉक्स में भी लिखकर अपने सवालात को पूछ सकते हैं। ओके डॉक्टर साजिद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी डॉक्टर साजिद साहब, अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। मेरी आवाज़ है? हाँ, इसका लोडेड लेक्चर कहाँ पर मिलेगा सर? वो इन्फो टिप पे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, वहां पे मिल जाएगा। इन्फोटिप पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया था तो हो नहीं पाया। अच्छा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे इन्फोटिप के नाम से आप सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। जितने भी अच्छा सीरीज के लेक्चर होंगे वो सभी यूट्यूब पे डाले जाएंगे। इन्फोटिप के नाम से ही यूट्यूब चैनल है हमारा, तो वो उस पे 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा। वो अगर कुछ अभी नहीं है। क्वेश्चन पूछना चाहते हो उस ताल्लुक से तो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर नेमतुल्ला साहब, अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हैं। सर। सर आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर रहा और बड़ा ज़बरदस्त यूनानी कंसेप्ट आपने दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। एक चीज़ जो मसला फंसता है इसमें कि जो भी हम लोग दवाएं देते हैं, माजून या जो भी शरबत वगैरह देते हैं, हाइपरटेंसिव के जो भी पेशेंट आते हैं ज़्यादातर उसमें शुगर के पेशेंट रहते हैं। तो हम उसको जैसे माजून दबीतुल वरदी या माजून शेर अलवी खानी वगैरह का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उनको थोड़ा सा डर रहता है कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या करें सर? सर मैं थोड़ी सी माजरत के साथ कि इस जितनी दवाएं मैं बताई है मैंने इसमें जितनी गिनाई है उसमें से शरबत दीनार के अलावा कोई एक भी जो है वो ब्लड के शुगर के लेवल को इस्तेमाल कराने के बाद बढ़ाएगा नहीं। क्योंकि अगर माजून आप लेंगे भी तो 6 ग्राम माजून में आपने कितनी शक्कर दी, मान लीजिए मैक्सिमम दी 3 से 4 ग्राम, लेकिन आपके पास उसमें इतनी हार्ड दवाएं होती हैं। ये सिर्फ कन्विंस करनी होती है। तो मैं पेशेंट को कन्विंस करने का आसान सा तरीका कहता हूँ कि भाई आप ग्लूकोमीटर लीजिए, मेरा दवा खाइए और आप 2 घंटे के बाद अपनी शुगर का लेवल चेक कर लीजिए। अगर आपका बढ़ता है तो मेरा माजून मैं रिप्लेस कर दूंगा, अदरवाइज नहीं। आप माजून फलासफा या माजून सीर अलवी खान के बाद बल्कि उल्टा आप देखेंगे, माजून नजा अभी जो मैंने इसमें बताया उसके बाद आप उल्टा देखेंगे कि जो है ब्लड शुगर का लेवल कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये मेरा अपना तज्जिया है और मैं बिल्कुल कायल नहीं हूं कि उनके कैप्सूल्स को इस्तेमाल कराया जाए। बाकी अर्कियात हैं उनका कोई मसला नहीं है, बाकी हुबूब हैं उनका कोई मसला नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको जो है मुफरदात बताई कि इन मुफरदात के नुस्खे दिए जा सकते हैं, तो कोई मैटर नहीं है। अगर शरबत दीनार जरूर है कि शरबत दीनार से, तो शरबत दीनार के ऑप्शन के तौर पर आप हब्बे अफ्तीमून को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जी सर। शुक्रिया सर। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है सर, फसीउद्दीन, डॉक्टर फसीउद्दीन साहब का। तो जी वो सर। कहते हैं कि मेरा बीपी 140/90 है, तो क्या यूनानी से ट्रीटमेंट हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है सर, 140/90 है, लेकिन आपको अपने आप को पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप अपने आप को किस जमरे में रख रहे हैं। तो अपने आप को उनको ये तय करना पड़ेगा कि जो मैंने अभी कैटेगराइजेशन किया था कि बलगमी में रख रहे हैं कि सतावी में रख रहे हैं, ये है कि उस हिसाब से पेशेंट होते हैं तो उनको जहन मुतासिर होता है, उससे बेचैनी होती है। अलामात की रोशनी में ये तय करना जरूरी है और उस हिसाब से अगर वो दवा लेंगे। एज क्या है ये एक अपने आप में फैक्टर है, और ये जो 140-90 है ये सुबह के वक्त होता है, शाम के वक्त होता है। ये चीजें भी हमें बड़े इशारे करती हैं। जैसे जिन लोगों का बलगमी मिजाज वाले होते हैं उनका ब्लड प्रेशर रात को ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जो सफरावी होते हैं उनको शाम को 4 से 6 में उनका डायनल वेरिएशन ज्यादा होता है। जो दम्भी होते हैं उनका सुबह के टाइम ही जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये एक पॉइंट जो मैं भूल गया था बताना आपके सवाल के जवाब में, अल्लाह के करम से ये बात ध्यान में आ गई कि अगर आप डायनल वेरिएशन का कोई चार्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बलगमी वालों को रात के वक्त में ज्यादा होता है और दम्भी वालों का सुबह के वक्त में ज्यादा रहता है, और सफरावी वालों का करीब 4 बजे के आसपास बहुत ज्यादा रहता है।
और सौदावी वालों का कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन सौदावी वालों का अक्सर ये होता है कि उनकी नींद तो आ जाती है, लेकिन एक बार उड़ गई तो दोबारा आने में दिक्कत होती है। तो आप अपने आप को उसमें कैटेगराइजेशन में कर लीजिए। यंग एज वालों में ज्यादातर रीनल वाला होता है, यानी आप उसे मान लीजिए कि सफरा और सौदा की तरफ माइल होता है। तो आप अपने आप को अगर ये बता दें मुझे कि एज क्या है और अलामात के नाम पर आपको क्या समझ में आती है और आपका वेट कितना है, तो ज्यादा आसान होगा। वैसे आप अगर ओवरवेट हो तो शाम के टाइम में आप 6 ग्राम जो है वो सीरलवी खान लीजिए मेरे कहने पर, और 1 महीने के बाद जब कोई लेक्चर सीरीज हो तो अपना शेयर कर दीजिए उसमें। अगर आप ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ओवरवेट है, ओबेस हैं, तो अगर आपको साइकोजेनिक लग रहा है तो आप कुछ दवा शिफा लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पेट ही भारी होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद, मुझे रियाह बहुत बनती है, तो आप जवारी शाही अर्के बादियान के साथ लीजिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। बहुत उम्दा लेक्चर था आपका। और एक क्वेश्चन मेरा है कि जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में कभी कभी पेशेंट ऐसा होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन डायस्टोलिक जो है सिस्टोलिक के आसपास होता है। जी तो सर। इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? सर ये निस्बतन यूनानी के हिस्से में ज्यादा आता है इसका इलाज, और ये प्योरली ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आगे चल के कहीं रास्ते जो है मसदूद हैं। रिकॉइलिंग जो आर्टेरियोल के हिस्से की है, एलोपैथिक के हवाले से अगर मैं कहूं तो रिकॉइलिंग आर्टेरियोल के हिस्से से, यानी मेजर आर्टरी जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, एओर्टा नहीं है, बड़ी बड़ी आर्टरीज नहीं है, बल्कि पेरिफेरीज में कहीं कुछ है। तो इसमें आप जो मेरी तमाम दवाओं में उसमें हब्बे करंजवा का मैंने तस्करा किया था, ऐसे तमाम लोगों को आप हब्बे करंजवा अर्के बेदमुश्क ये दवाओं 2 दवाओं पे रख दें, और हब्बे करंजवा खासतौर से वो वाली बना लें जिसको कि काली मिर्च के साथ बनाया जाता है, ना कि हमदर्द वाली जिसमें कि नीला थोथा के साथ बनाई जाती है। बल्कि मेरे ख्याल से हरमस वाले कोई कैप्सूल बनाते हैं जिसमें उन्होंने काली मिर्च और उस करंजवा का शामिल किया, मेर्सिल के नाम से शायद कैप्सूल आता है वो इस्तेमाल कराएं। तो आपको इंशाल्लाह उल अज़ीज़ ऐसे तमाम पेशेंट्स में बहुत अच्छा, जो चल रही हो बंद मत कराइए, उनको ये ऐड कर दीजिए हब्बे करंजवा अर्के बेदमुश्क, और या हब्बे करंजवा के बजाय कैप्सूल मेर्सिल, नहीं तो अपने हाथ से बना लीजिए मटर के दाने बराबर गोली करंजवा का मग्ज लेके और काली मिर्च को पीस के गोंद के साथ बना लीजिए, अर्के बेदमुश्क के साथ दे दीजिए। अगर अर्के बेदमुश्क कई जगह अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है सर, तो वहां पे जो है अर्के अफसन 3 के साथ इस्तेमाल करवा दीजिए। ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सदूद खोलेगा, और ऐसे पेशेंट्स में पासोया की तदबीर बहुत मुनासिब है, मुफीद है। एक क्वेश्चन और था जी सर। कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है पेशेंट को कि हाइपरटेंशन हम कहेंगे किसको? मतलब कोई पेशेंट ये आता है कि वो ये कहता है कि 130 है हमारा, 130/90 है, तो क्या हम हाइपरटेंसिव हैं? कोई ये कहता है कि नहीं 140 बाई क्या कहते हैं 80 है मेरा, तो क्या वो हाइपरटेंसिव है? तो ये हमारे यूनानी में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हम लोग आप अपने तजुर्बात के बिना पे क्या कहते हैं कि अगर सपोज कीजिए किसी को कंटिन्यूस 140/90 रह रहा है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई क्या कहते हैं, वो अपने किसी भी प्रॉब्लम से अवेयर ही नहीं है और उसको जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, और आपके तो इस क्या सवाल कहें? को मैं चाहता, एक स्लाइड पहले मैंने डाली नहीं, वो स्लाइड में लिखा हुआ है कि 130-80 को वो प्री हाइपरटेंसिव मानते हैं, 140-90 को हाइपरटेंसिव मानते हैं। ये सब कहानी अभी की है। यूनानी ये कहती है कि किसी भी बीमारी के हवाले से ज़ुब्तुद्दम का कहीं डायरेक्ट कोई तस्करा तो है नहीं, लेकिन इम्तला जरूर है, तो इम्तला की अलामत जरूर रूनुमा होनी चाहिए। अब कई बार होता है कि साहब साइलेंट किलर है और 140-90 को हम माने कि नहीं, 130-80 को माने नहीं, और सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। सिम्टम कहीं ना कहीं तो डेवलप होते हैं, किसी को कोई कहता है गैस बन रही है, कोई कहता है कि अफारा हो रहा है, कोई कहता है कि साहब गुनूदगी आ रही है, कोई कहता है साहब कमजोरी का एहसास होता है, कोई कहता है साहब धड़कन बढ़ जाती है। तो कुछ ना कुछ तो अलामत आती हैं। बहरहाल
लेकिन ये है कि मैं पुराने क्लासिकल बुक्स जो थी उसमें यह माना जाता था कि सिस्टोलिक को हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में तब तक मत रखिए जब तक कि उसे लगातार कम से कम 3 बार 3 अलग अलग पोजीशन में चेक करने के बाद वो आपका एज प्लस 100 से ज्यादा ना पाया जाए। यानी मेरी एज अगर 50 है तो मेरा 150 तक हाइपरटेंशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। कभी इससे ज्यादा पाया जाता है तो मैं मानूंगा ये, और वो भी चेक करने की जो सबसे क्वालिटी चीज बताई गई है वो ये चेक करने की कि जब आपके पास आया है तो एटलीस्ट उसे आप 5 मिनट तक बिठा के रखिए। उसके गुस्सा वगैरह अगर है, उसे कोई और प्रॉब्लम है, कोई रंज है, तो उसको दूर करिए और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। और लेटा के चेक कर लीजिए और फिर बिठा के चेक कर लीजिए। दाहिने में चेक कर लीजिए और फिर बाएं में चेक कर लीजिए। पहली बार डायग्नोसिस के लिए, हर बार के लिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और 130/80 और 140/90 जो बताते हैं इसे मैं ब्लड प्रेशर नहीं मानता है। जरूर मानता हूं कि इसे चेक किया जाना चाहिए लेकिन इसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ज़ीशानुल इस्लाम फारूकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। मेरा सवाल है, एक मरीज है, वो उसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है जी सर। और वो उसका हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा रहता है। जी सर। वो मेडिसिन जो है अंग्रेजी मेडिसिन खाता है। जी सर। तो यूनानी में कौन सी दवा दी जाए जो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे और बाकी चीजें? सर इस पेशेंट को ये बिल्कुल क्लियर कट आपको बहुत चीख चीख के कह रहा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम चाहे ले लीजिए, चाहे नेफ्राइटिस ले लीजिए और चाहे रीनल फेल्योर ले लीजिए। ये सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे एक्सक्रीशन से यानी हमारे इस्तफराग से रिश्ता रखती हैं। ऐसे मरीजों की मिजाज की ऐसी तादील की जाए कि मादा जो इस्तफराग का यानी इसे हिपैटो और रीनल दोनों में रखेंगे। तो ऐसे मरीजों को मैं आमतौर पर यह करता हूं कि जवारी जरूनी अर्के कासनी के साथ देता हूं, और जरूरत महसूस होती है हस्ब जरूरत तो जिगरॉल टैबलेट आजकल हमदर्द का जो आया है, वरना पहले मैं एप्सन 3 के कॉम्बिनेशन में देता था। अब इसमें कई चीजें शामिल हुई हैं जिगरॉल में, तो हेपेटो को वहां से मैनेज करता हूं और रीनल को यहाँ से मैनेज करता हूं। और काफी कुछ अल्लाह के करम से जो है ऐसे मरीजों को जिनका अनकंट्रोल हो जाता है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो आप उसे जवारी जरूरी अर्के कासनी और जिगरॉल पे रख दीजिए साथ में, अगर इतनी चीजें वो ले सके। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आप देखेंगे कि 21 दिन में वो अपनी उन्हीं दवाओं के साथ जिसके साथ उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था वो काफी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो दवा जो चल रही है उसको बंद कर देना है या रहने देना है? नहीं सर, वो बंद कैसे करेंगे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता ना सर। एक पेशेंट है उस हेलो सर। जी सर। सर बोलिए। एक पेशेंट है, उसको पॉलिप हो गया था और उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया 170/80। पालिप की साइट? पॉलिप की साइट लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया? जी अभी तक हाई है। तो वो कुछ दवाएं ले रहा है? जी जी जी, अंग्रेजी दवा मेडिसिन ले रहा है। उसके बाद भी नहीं कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल होता है फिर बढ़ जाता है। सर इस वाले पेशेंट को शरबत दीनार ऐड कर दीजिए। बढ़ेगा तो सर बीपी एक बार अगर हो गया तो ये माना जाता है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म गड़बड़ हो गया, हमारे कहीं ना कहीं रेगुलेटरी मैकेनिज्म गड़बड़ हुआ। रेगुलेटरी मैकेनिज्म गड़बड़ होने की वजह से दवाएं दी जा रही हैं। तो जो एक कॉन्सेप्ट एलोपैथिक के हवाले से मैं क्लियर कर दूं कि अक्सर ये होता है कि हम मानते हैं कि ये जो दवाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ब्लड प्रेशर को लोअरिंग एजेंट है, यानी ब्लड प्रेशर को डायरेक्ट लो कर देती हैं या कम कर देती हैं। ऐसा नहीं होता सर। जैसे पैरासीटामोल है कि वो थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है, ऐसे ये दवाएं होती हैं जो इस ब्लड प्रेशर के रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करती हैं और वो अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेता है। इल्ला माशाल्लाह कि डायूरेटिक्स के अलावा बाकी कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जिनको अगर दे दिया जाए तो वो एकदम नीचे ले जाके पटक देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत कम लोगों में होता है कि हाइपरटेंसी। हाँ, अल्फियोजोसिन जो ग्रुप है अल्फा ब्लॉकर का, वो और डायूरेटिक्स ये दो हैं जो कि हाइपोटेंशन में ले जाती हैं, बाकी हाइपोटेंशन में इतनी आसानी से नहीं ले जाती। जहां तक सवाल है आपका कि पॉलिप्स था, तो पॉलिप्स वो इत्तेफाक होगा कि उसके पॉलिप्स के ऑपरेशन के बाद उसको ये मान लिया गया। लेकिन पॉलिप्स अगर रेक्टल एरिया में होता है तो हम मानते हैं कि हेमोराइडल प्लेक्सस में, अगर हेमोराइडल प्लेक्सस में होता है तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन की निशानी होता है।
और पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है उसमें बादरंज बोया जैसी दवाएं, बादरंज बोया, तगर, ये 2 दवाएं जवारी शाही के साथ या माजून नजा के साथ दे दीजिए। और शरबत दीनार नहीं तो शरबत दीनार में अपने आप में जो है वो मुंदजे सौदा भी है, मुंदजे बलगम भी है। और उससे भी बेहतर ये है कि अगर वो डायबिटिक नहीं है तो शरबत उस्तु खुद्दूस दे दीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। शरबत उस्तु खुद्दूस के साथ आप जो है वो ये क्या कहते हैं, बादरंज बोया और तगर पढ़ा दीजिए। जज़ाकल्लाह। सर एक आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर अकील साहब ने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। सलाम करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि एक पेशेंट जिसकी एज 32 साल है, पल्स रेट 100 के आसपास है, ट्राइग्लिसराइड 360 है एंड ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg रहता है, पैल्पिटेशन भी होती है, तो इसके ताल्लुक से रहनुमाई चाहे। इसके ताल्लुक से बड़ी सिंपल सी रहनुमाई है कि इसको जो है वो अर्के बेद मुश्क माजून सीर अलवी खान, ये 2 चीज पर रख दें, इंशाल्लाह अजीज ये मरीज को काफी हद तक कवर होने में मदद मिलेगी। साथ में जो उसकी एलोपैथी चल रही है अगर उसे बंद कराना है और अभी 140/90 ही है तो शुरुआत में कुछ दिनों तक कुछ दवा शिफा भी कर दें ताकि उसका जो नफसानी मामला है वो भी कवर हो जाए। माजून सीर अलवी खानी 6 ग्राम शाम को, अर्के बेद मुश्क 25 ml सुबह को, और दवा शिफा किसी भी वक्त एक वक्त दे दें। जज़ाकल्लाह सर। इफ्तिखार सर, प्रोग्राम का इख्तिताम। एक कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, देख लेते हैं अगर वो। सभी बीपी के ताल्लुक से ही क्वेश्चन है ज्यादातर, तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। अगर कुछ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है तो पूछिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हिजामा वैसे तो सभी लोग हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपने तमाम पेशेंट्स में अगर आप वो हर 6 महीने में एक बार काहिल के ऊपर यानी बिटवीन स्कैपुला हिजामा करें तो काफी फायदा हासिल होता है। कंट्रोलिंग, नॉन कंट्रोलिंग, बहुत कई बार तो सिर्फ अकेले इसी से काम हो जाता है, और ये सभी तरीके की सभी अकसाम में जो है वो मुफीद है। तो जितने लोगों के सवाल के जवाब में मैंने जो दवाएं बताई हैं उनसे जरूर ये गुजारिश है कि काहिल पर हिजामा, अगर वो हिजामा की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहा है तो करें 6 महीने में एक बार। इंशाल्लाह अजीज मरीज बड़ा खुश होके आएगा। सिर्फ 2 कप, ये नहीं कि मल्टीपल कप लगा दिए और इतनी चीजें कर दी, और ये दुनिया भर की चीजें जो कर दी जाती हैं वो भी कई बार जरर पहुंचाती हैं। सिंपल से 2 कप छोटा छोटा काहिल पर। डॉक्टर इफ्तिखार सर, इस प्रोग्राम के इख्तिताम। जी अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के बाद कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जनाब डॉक्टर मोहम्मद शाहिद खान साहब का जो ये लेक्चर था, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम कोई स्लाइड देखते हैं तो हमें ये लगता है कि 4-6 लाइन लिखा हुआ है, लेकिन उस 4-6 लाइन के लिए कई किताबों को रेफर करना पड़ता है, तब जाके कोई मटेरियल इकट्ठा होता है। और शाहिद भाई के बारे में मैं अगर कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये यूनानी के साथ-साथ मॉडर्न पे भी उतना ही वो गुण रखते हैं। तो ये मॉडर्न और यूनानी के हमारे लिए एक मिसाल और एक मजमुआ है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज में मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन आज जो हाइपरटेंशन पे बात हुई, क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं उनमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये बहुत ही आम है। और जिस तरह से शाहिद भाई ने एक्सप्लेन किया है, जो दवाएं, जो इलाज का तरीका बताया है उन्होंने, और यूनानी मेडिसिन के साथ साथ जो उन्होंने इलाज भी तदबीर को भी इससे जोड़ा है,
तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये सारी चीजें उनके तजर्बे की बात है, ऐसा नहीं है कि वो किताबी बातें हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकल है। मैं खुद जाकर देखा हूँ इनको, और माशाल्लाह इनके पास जो है पेशेंट बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक चीज मैं शाहिद भाई से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, इसका अगर डॉक्यूमेंट्री कुछ बन जाए तो इसको हम कहीं ना कहीं आगे पेश कर सकते हैं। इवन हम गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको हम जो है अप्रूव करा सकते हैं, जो दवाएं आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर मलिक इतरत सर की से इजाजत लेके इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगा, और शाहिद भाई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर लिया। और जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए थे, हमारे सीनियर्स, हमारे सीनियर, मेरे कलीग्स, और जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। कब बंद करें सर, आप क्लोज कर सकते हैं? हाँ सर, एक आखिरी एक वो है पार्टिसिपेंट, वो बहुत जिद कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने को, अगर आपकी इजाजत हो तो सर बोलिए अलाउ कर बोलिए। जी सर, सर बताइए। ठीक ठीक सर, मैं अलाउ करता हूँ। डॉक्टर शादाब साहब क्वेश्चन पूछ लीजिए। डॉक्टर शादाब, अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर शादाब अलीगढ़ से आप बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपका लेक्चर बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही नॉलेजेबल, और बहुत ही गहराई के साथ आपने हर एक एस्पेक्ट को कवर किया माशाल्लाह। मेरा सवाल यह था कि एक पेशेंट है जिसकी एज, लेडी पेशेंट है जिसकी एज नियर अबाउट 43 के अराउंड है, अनमेरिड है, और उसका सिर्फ एक वन साइडेड मतलब राइट साइडेड किडनी की है, लेकिन क्रॉनिक रीनल फेलियर के स्टेज 4 की स्टेज है, और उसको डायबिटीज मतलब हाई शुगर लेवल भी है, और साथ में हाइपरटेंशन भी है। उसका एलोपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा है, और 70% डॉक्टर्स ने उसको खाने की चीजें जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है। जहां तक बात है इन्वेस्टिगेशंस की, तो उसमें आपको बता चुका हूँ पहले ही कि मतलब उसमें शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है उनका, और हाइपरटेंशन भी। तो वो रेगुलर इन चीजों को मतलब सुबह से शाम तक मेडिसिन यूज कर रही है। और जहां तक लाइफ स्टाइल की बात है, जैसे लाइफ स्टाइल बोला है, वो लाइफ स्टाइल भी मतलब उन्होंने डेवलप कर रखा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह इन सब चीजों से दूर रहने के बाद ही मतलब मेडिसिन से अपना इफेक्ट्स दिखाएंगी बॉडी के अंदर। रही बात 70% चीजें जो खाने की बोल दी है, तो उससे क्या है कि उनकी जो बॉडी का जो वेट है वो भी बहुत कम होता जा रहा है, और बॉडी बहुत लीन एंड थीन हो रही है। यहाँ तक कि प्रोटीन बॉडी के अंदर बहुत कम था। प्रोटीन ज्यादा लेती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोटीन कम लेती है तो यानी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ शुगर लेवल भी ज्यादा है, हाइपरटेंशन भी ज्यादा है, सीआरएफ की प्रॉब्लम भी है, और ओनली वन किडनी की पेशेंट है, अनमेरिड। तो ऐसे पेशेंट के लिए आप मुझे बताएंगे कि यूनानी में क्या असल उसूल इलाज या क्या अच्छा रहेगा जो उनको उनकी फर्दर लाइफ के लिए, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको डायलिसिस पे जाना बहुत जरूरी है। लेकिन डायलिसिस का एक आम चलन ये हो गया है, लोग ये सोचते हैं कि डायलिसिस के बाद पेशेंट जो है एक लंबी जिंदगी नहीं जी पाता। तो इस वजह से उन्होंने डायलिसिस नहीं करी, और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने डायलिसिस नहीं करी, वो बड़े सुकून से अपने लाइफ स्टाइल ये लाइफ को जी रहे हैं। तो इसी वजह से उस पेशेंट को डायलिसिस पे जाने नहीं दिया गया है। आप मुझे इस पर कुछ रोशनी डालें कि उनकी जिंदगी को कैसे खुशगवार किया जाए, और कैसे यूनानी में उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। शुक्रिया। सर, आपके सवाल के जवाब में अबुल कासिम ज़ोराबी रहमतुल्लाह अलैह की एक वसीयत शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी किताब जरायात के नाम से जो है, उसके मुकदमे में आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि मेरे शागिर्दों, मेरे बच्चों, देखो बुरी बीमारी का मत तलाश करना, वरना बुरे तबीब मशहूर हो जाओगे। यहाँ बुरी बीमारी से मुराद जहां हमें आपको ये लग रहा है कि प्रोग्नोसिस वाकई बहुत पुअर है, वहां पेशेंट आया है, पेशेंट कह रहा है, पेशेंट की ख्वाहिश है, इस हवाले से हम ट्रीटमेंट ही करने शुरू कर दें। बिल्कुल, मैं मतलब जो आप बता रहे हैं, ये पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट दे के भी कुछ हासिल करने की पोजीशन में नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि ये जो आपने जो कुछ अलामात बताई, इसकी रोशनी में ये कहा जा सकता है कि बदन के अंदर ये वुसअत पैदा होती चली जा रही है लगातार। अब वो कई बार ये होता है कि रेनल फेल्योर के केसेस में दो किस्म के होते हैं, एक जिसमें सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है लेकिन यूरिन होते रहता है, और एक जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन के साथ साथ यूरिन के फिल्ट्रेशन भी नहीं होता। जब फिल्ट्रेशन नहीं होता तो बदन सूजी हुई जरूर लगती है, लेकिन दरअसल वहाँ जो हमारे खलाइयात हैं उनके अंदर ये वुसअत पैदा हो रही होती है। तो यहाँ पे और आपको अगर सपोर्ट देना है तो सिर्फ एक सपोर्ट दे दीजिए, सपोर्ट, वो भी प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करके कि भाई मैं आपका इलाज तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको एक सपोर्ट दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको कुछ राहत हो जाए, और वो है माउल हयात। माउल हयात न सिर्फ टीबी में बल्कि जितनी भी याबिस मर्ज हैं जहाँ ये वुसअत बहुत गालिब आ जाती है और हमें अंदाजा हो कि गालिब आ गई है, वहां पे आप माउल हयात को जोड़ दें, इंशाअल्लाह अजीज काफी रिस्पांस आएगा। माउस शहीर बना के ले लिया करें तो और बेहतर बात है। आजकल लोग माउस शहीर बनाने से गुरेज करते हैं, माउस शहीर बना बनाया आता नहीं, लेकिन माउल हयात बना बनाया आता है। ओके, जजाकल्ला खैर। सर एक आखिरी क्वेश्चन कौसर सोबान साहब पूछ रहे हैं कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाया कुछ दिनों पहले, उसके बाद उनको नेफ्रोपैथी के बाद और नेफ्रोपैथी हुई और फिर पैल्पिटेशन वगैरह होने लग गया, हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो इस ताल्लुक से यूनानी ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, किडनी कुछ नहीं, ट्रांसप्लांट करवाना है। जी सर, इनको चाहिए कि लगातार मुस्तकिल माउस शहीर का इस्तेमाल करें और अर्के कासनी के साथ कुर्से दवा शिफा एक वक्त में शाम के वक्त ले लिया करें। कासनी जब सर्द मौसम हो तो कुनकुने पानी से लें वरना जुकाम पैदा हो जाएगा, अगर सर्द मौसम नहीं है तो नॉर्मल ले लें। रात को कुछ दवा शिफा, और रात को मतलब शाम के टाइम में अर्के कासनी, और दूसरे वक्त में मैंने आपको बताया कि माउस शहीर सुबह के वक्त में, ये सपोर्ट करेगी उनको। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। अब आखिर में इन्फो टिप के रूह रवा डॉक्टर मल्लिक की तरफ से आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि सर आखिरी कुछ अल्फाज आपने इसमें बता बोल डॉक्टर मल्लिक की तरफ से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शाहिद साहब का। शाहिद साहब से मेरी मुलाकात कम ही रही है। जब मैं बता दूं, जब मैं पीजी में जा रहा था तो ये उस टाइम पीजी करने आए थे, और उसके अलावा मैंने जब ज्वाइन की एज ए कॉन्ट्रैक्ट पर, तभी उस टाइम ये फाइनल करके जा रहे थे, तो बहुत कम वक्त के लिए हमारी मुलाकात हो पाई है। लेकिन मैंने बहुत नाम सुना था इनका कि बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये एक लेक्चर दें, इनका लेक्चर हो। और मैंने फिर इकबाल साहब से बात की और इन्होंने उस हमारी दावत को कबूल किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैंने ये लेक्चर सुना तो बाकी बहुत खुश हो गई कि जिस तरह से उन्होंने इसको क्लासीफाई किया, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी स्टडीज भी कराई हाइपरटेंशन पे, और उसमें मेनली सर्विस डिस्क्रिप्शन पैटर्न पे बहुत सारी कराई कि क्या डिस्क्रिप्शन पैटर्न रहता है यूनानी में हाइपरटेंसिव पेशेंट का। तो अक्सर जगह वो जो फैट पैटर्न था कि कुछ दवा शिफा और सबूत बेसिस और जो आपने जो क्लासिफाई किया, जिस तरह से मॉडर्न में क्लासिफिकेशन किया कि अगर ये सफरा का कैसे पता चलेगा कि आपको सफरा का गलबा है, कहाँ पर आपको पता चलेगा बलगम का सफरा गलबा है, और उसके हिसाब से फिर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दिलचस्प है। और अगर आपका, मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप इसको डॉक्यूमेंट करें और उस डॉक्यूमेंटेशन में हमारी जहाँ कहीं जरूरत हो तो जरूर आपके साथ हाजिर रहेंगे। और उम्मीद ये करते हैं कि आगे भी आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, आगे आपकी लेक्चर्स कराते रहेंगे। और सारे पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मेल कर सकते हो, फिर आपसे उसके जैसा जवाब ले लिए जाएंगे बाद में रास्ता करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास करके आज के स्पीकर शाहिद खान साहब का, मॉडरेटर इफ्तार अहमद साहब का, और हमने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है शायद इकबाल अशरफ और बाकी सभी पीएसटी के लोगों का इस बेहतरीन लेक्चर के लिए और आपसे सुनने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर।